जादुई खिड़की, जहां बस सुख है और सुकून है। आज हम बात करेंगे विनोद कुमार शुक्ल जी की लिखी हुई किताब दीवार में एक खिड़की रहती थी इसके बारे में। तो मैं मीनाक्षी शुक्ला आपका बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल शब्दवेदी पर। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित यह उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल जी की कालजयी कृति है। विनोद कुमार शुक्ल जी के इस किताब को पढ़ने के बाद पाठक के मन में जो पहला ख्याल आता है वो ये कि आखिर इस किताब दीवार में एक खिड़की रहती थी, इसकी प्रासंगिकता क्या है। इस कहानी में ना तो कोई घटना है, ना ही किसी उद्देश्य को लेकर लिखी गई है। नायक या नायिका, इनके जीवन में ऐसी कोई व्यथा या विशिष्टता नहीं है जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी हो। तो एक बार की यह किताब पढ़कर समझ में आ जाए ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। दीवार में एक खिड़की रहती थी किसी भी प्रकार की पीड़ा को व्यक्त करने वाला उपन्यास नहीं है। यह उस वर्ग के पात्रों के आम जीवन के यथार्थ में निहित सौंदर्य को एक कवितामयी भाषा में व्यक्त करने वाला उपन्यास है। तो कहानी है एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की। कहानी क्या, कविता जैसी है, जिसका ना कोई ओर है और ना ही कोई छोर। रघुवर प्रसाद एक महाविद्यालय में गणित के शिक्षक हैं और महाविद्यालय जो है घर से बहुत दूर है, लगभग 50 किलोमीटर। तो वो वही शहर में एक कमरा किराए पे लेते हैं और वो कमरा भी जो लेते हैं वो शहर के एकदम आखिरी छोर पर है। आसपास 2-3 घर हैं पड़ोसी उनके, और उनकी नई नई शादी हुई है अभी रघुवर प्रसाद जी की। उनकी पत्नी जो सोनसी है उनके साथ रहती है और रघुवर प्रसाद के माता पिता, एक छोटा भाई है जो आते जाते रहते हैं। अभाव का जीवन होता है लेकिन किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं है। उस किराए के कमरे में एक छोटी सी खिड़की है और खिड़की के बाहर सौंदर्य की एक खूबसूरत सी दुनिया छिटकती है। उस पार के बच्चे जो हैं खिड़की में झांकते हैं। रघुवर प्रसाद को बहुत अच्छा लगता है और सोनसी को भी बहुत अच्छा लगता है। खिड़की के उस पार नदी में नहाया जा सकता है, कपड़े भी धुल जाते हैं। सोनसी अक्सर अपने कपड़े वहीं सूखने को भी छोड़ आती है। रात को चांदनी तले प्रेम भी श्रृंगार करता है। यहाँ प्रेम पढ़ने आभासी है, कहीं भी देहिकता या मांसलता नजर नहीं आती है। एक प्रसंग उपन्यास से आपको मैं सुनाती हूँ कि दिन की शुरुआत में रघुवीर प्रसाद कक्षा पढ़ाने की तैयारी करते रहते हैं और सोनसी खाना बना रही होती है। खाना बनाते बनाते वह बीच बीच में रघुवर प्रसाद को देख लेती है। रघुवर प्रसाद को हर बार देखने में उसे छूटा हुआ कुछ नया दिखता था। क्या देख लिया है यह पता नहीं चलता था, क्या देखना है यह भी मालूम नहीं है। देखने में इतना ही मालूम होता होगा कि यह नहीं देखा था। कितना सुंदर है। सोनसी जब ससुराल जाती है तब रघुवर प्रसाद आसपास प्रकृति सबसे पूछते हुए नजर आते हैं कि वो कब आएगी। बूढ़ी अम्मा की ओर देखते हैं जैसे प्रश्न पूछा गया हो। वो कहती है 2 दिन में आ जाएगी। कई जगह संवाद से ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों एक दूसरे के बोलने से पहला समझ जाता है कि क्या बोला जा रहा है और वो वही उत्तर देता है। जैसे एक जगह संवाद में पत्नी पूछती है, बस स्टैंड से रिक्शे में आए थे? नहीं, पैदल आया था। पत्नी ने सुना रघुवर प्रसाद घोड़े पर आए थे। हाथी नहीं मिला? पत्नी ने पूछा। रघुवर प्रसाद ने सुना कि पत्नी पूछ रही है, रिक्शा नहीं मिला था? मिला था पर पैदल आया। पैदल आने से पैसे बच गए थे, पास ही बस स्टैंड है। पत्नी ने सुना घोड़े के पैसे नहीं देने पड़े थे, बस स्टैंड पास है। तो ऐसे कितने ही संवाद हैं जो आपको इस तरह का अनुभव देंगे कि एक दूसरे के मन में जो चल रहा है, वो जो कहना चाहते हैं और जो कह रहे हैं उसमें अंतर होने के बाद भी दूसरा वही कह और सुन रहा है जो वो मन से कहना और सुनना चाहते हैं। खिड़की के पार नीलकंठ, मोर, बंदर, गोबर से लिपी हुई पगडंडियां, नदी, बहुत ही खूबसूरत चीजें हैं, नजारे हैं, प्राकृतिक सौंदर्य कह ले आप। वहां पर एक बूढ़ी अम्मा होती है जो अक्सर रघुवर और सोनसी को पीने को चाय देती है। एक बार तो बूढ़ी अम्मा सोनसी को अपने सोने के करे भी देती है। अक्सर रघुवर प्रसाद और सोनसी खिड़की से कूदकर उस पार चले जाते हैं दूसरी दुनिया में। तो एक कमरे में 2 दुनिया एक साथ चलती हैं। रघुवर प्रसाद महाविद्यालय टेम्पो से जाना चाहते हैं। अब यहाँ देखिएगा, रघुवर प्रसाद टेम्पो से महाविद्यालय जाना चाहते हैं, लेकिन उसे रास्ते में रोज कौन मिलता है? हाथी।
और उस पर बैठा हुआ युवा साधु। रघुवर प्रसाद हाथी से जाना चाहते हैं, लेकिन वो कह नहीं पाते हैं। महाविद्यालय में विभागाध्यक्ष होते हैं, वो उनको उस हाथी के बारे में बताना चाहते हैं, लेकिन उनको कह भी नहीं पाते हैं। अब रघुवर प्रसाद हाथी से ही रोज आना जाना करते हैं। एक 10-12 साल का लड़का जो नीम के पेड़ पर बैठा रहता है और सोनसी उसको अक्सर खाने को खाना दिया करती है। वो लड़का बीड़ी पीता था। एक बार उसके पिता ने उसे मारा तो वो डर के मारे घर भी नहीं जाता है। यहाँ पर आत्मीयता का जो एक संबंध है, अपनों से नहीं आस पड़ोस में भी लोगों से, उसको बखूबी बहुत खूबसूरती से दर्शाया गया है। वो जो विभागाध्यक्ष है वो अपने परिवार को खिड़की से बाहर की दुनिया दिखाना चाहता है, लेकिन वो कभी दिखा नहीं पाता है। साधारण शब्दों में कसी हुई जादुई खिड़की है। कल्पनाशीलता का ऐसा विहंगम दृश्य सिर्फ विनोद कुमार शुक्ल जी ही लिख सकते हैं। इसमें लालित्य और रूपक की विशेष उपस्थिति इसे खास बनाती है। किताब को पढ़ने के लिए धैर्य की आवश्यकता है, वरना आप भी विभागाध्यक्ष की तरह खिड़की के पार की दुनिया देखने के लिए तरसते रह जाएंगे। कुछ पंक्तियां जो किताब में है मुझे बहुत सुंदर लगी कि बचपन से सुबह उठने पर उसे लगता था कि रात उसके शरीर में लगी रह गई है। देरी नहीं जाती, देर होने का एहसास चला जाता है। बैठ जाना आत्मसमर्पण जैसा होता है, पैदल बढ़ जाना जूझना जैसा हो सकता है। हाथी के निकल जाने से बड़ी जगह निकल आई थी। बेटे की गृहस्थी की खटर पटर आंख मूंद सुनना सुख दे रहा था। कमरे में एकांत इकट्ठा हो गया था, जैसे एक एक क्षण जमा किया हो। याद किया हुआ जो दुनिया में है उससे अधिक भूला हुआ दुनिया में था। किताब में ऐसी कितनी ही बातें हैं जो अंडरलाइन कर कर रखी जा सकती हैं। यह उपन्यास पहले पहल धारावाहिक रूप में साक्षात्कार पत्रिका में अप्रैल 1996 से नवंबर 1996 के बीच अंकों में प्रकाशित हुआ था। आगे चलकर बानी प्रकाशन ने 1997 में इसे पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। शुक्ल जी की इसी किताब के लिए वर्ष 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। बाद में 2023 में हिंद युग से यह किताब एक पूरी तरह नए अंदाज में आई। इसमें किताब का जो पृष्ठ आवरण है पूरी कहानी को बयां करता हुआ नजर आया। जैसे ये हाथी है, हाथी पे युवा साधु बैठा है और आगे आगे रघुवर प्रसाद जी बैठे हैं। ये खिड़की है, खिड़की से बाहर की दुनिया है। तो आप ये किताब जरूर पढ़िएगा, आपको अच्छी लगेगी। और मीनाक्षी को अब इजाज़त दें, हम फिर मिलेंगे किसी और किताब के बारे में चर्चा करते हुए। और जाते जाते आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी जरूर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।